अब हम पाठ संसक्ति टेक्स्ट कोहेजन पर चर्चा करेंगे। इन पर हमने पाठ विश्लेषण के समय भी थोड़ा सा विचार किया और प्रोक्ति विश्लेषण के समय भी, और ये देखा कि वाक्यों के समुच्चय या संसक्ति को ही हम प्रोक्ति कहते हैं। एक स्तर तो संरचना के स्तर पर वाक्यों की संसक्ति का बना कि कैसे स्वतंत्र वाक्य एक दूसरे से जुड़कर एक प्रोक्ति की या पाठ की रचना कर देते हैं। दूसरी ओर हमने ये भी विचार किया कि साहित्यिक पाठ में जो रचना के भीतर के अंश हैं, चाहे वो उसकी संरचना हो, चाहे उसका गठन हो, चाहे वाक्यों का संयोजन हो, छंदों या अनुच्छेदों की रचना हो, वो सब एक दूसरे से जुड़कर संसक्त होकर कैसे एक साहित्यिक पाठ का रूप ले लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कोई भी पाठ अपनी संरचना में क्योंकि संश्लिष्ट होता है, जुड़ा होता है, विभिन्न अवयवों से संसक्त होता है, इसीलिए प्रोक्ति या पाठ की चर्चा में भी प्रमुखतः आंतरिक संसक्ति या इंटरनल कोहेजन की संकल्पना सामने आई और पाठ विश्लेषण में इस संसक्ति का संबंध अनेक स्तरों पर विवेचित भी किया गया। हम कुछ पाठों के माध्यम से भी इस पर विचार कर चुके हैं। अब हम मूल रूप से उन विचारों की समीक्षा करेंगे जो पूर्णतः पाठ संसक्ति पर आधारित हैं या पाठ संसक्ति को हमारे सामने खुलकर रखती हैं। नंबर 1, प्रोक्ति निर्माण में भाषिक इकाइयों की संसक्ति अथवा उनका संयोजन व्याकरणिक अथवा सृजनात्मक स्तर पर संपन्न होता है। अर्थात जो भाषिक इकाइयां हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपवाक्य, वाक्य आदि, इनकी संसक्ति और संयोजन जब व्याकरणिक स्तर पर होता है तो उसे हम प्रोक्ति संरचना कहते हैं, और जब वो सृजनात्मक स्तर पर होता है तो हम उसे साहित्यिक पाठ की संज्ञा देते हैं। यह जो संसक्ति होती है भाषिक और साहित्यिक स्तर पर, ये भाषा के बाह्य स्तर पर भी होती है और आंतरिक स्तर पर भी, और इन दोनों पर ही, बाह्य और आंतरिक दोनों ही संगठनों पर भाषा संसक्ति की दृष्टि से या पाठ संसक्ति की दृष्टि से विचार किया जाता है, उसे देखा जाता है और ये प्रयत्न किया जाता है कि उसकी संरचना को, उसकी संगठना को समझने का प्रयत्न किया जाए, और यदि उस संगठना से कुछ अतिरिक्त अर्थ या विशेष अर्थ द्योतित हो रहा है तो उसे भी हम उद्घाटित करें। तो इसलिए यह विश्लेषण प्रणाली 2 स्तरों पर काम करती है, संसक्ति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। दूसरी बात कि पाठ में निहित विभिन्न शैलियों की संसक्ति भी हम देखते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में प्रसंगानुसार हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी का प्रयोग अथवा बोलियों का प्रयोग अथवा बोली मिश्रित हिंदी का प्रयोग, ये सब कोहेजन द्वारा ही अथवा आंतरिक संसक्ति द्वारा ही सिद्ध हुए रहते हैं। इनके अतिरिक्त अवमिश्रण से निर्मित भाषा रूप और तद्भवीकरण की प्रक्रिया भी साहित्यिक पाठ में संयोजित मिलते हैं। पाठ विश्लेषक इनके संदर्भ और अर्थवत्ता को हर प्रकार से सामने ले आता है, अर्थात इनके विवेचन में भी पाठ संसक्ति को ध्यान में रखा जाता है। तो एक पक्ष हुआ वर्णनात्मक और सृजनात्मक संसक्ति का, दूसरा पक्ष हुआ भाषा शैलियों की संसक्ति का, और तीसरा पक्ष हुआ
प्रोक्त की गहन संरचना का, जिसे विशिष्ट संरचना कहा गया है। यह संरचना साधारण संरचना से भिन्न होती है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। कोई वाक्य ऊपर से जो संरचनात्मक अर्थ देता है, वही किन्हीं संदर्भों से जुड़कर भिन्न अर्थ देने लगता है। जैसे आपका प्रयोग लें कि आप तो बहुत बड़े हैं, आपकी क्या बात है, तो यहां इन प्रयोगों में व्यंग का भाव प्रमुख है। इसी प्रकार कमल जैसी आंखें, रेशम जैसे बाल, कैंची जैसी जबान भी अभिव्यंजक प्रयोग की श्रेणी में आते हैं, अर्थात उनका जो शाब्दिक रूप है उसके अतिरिक्त उनका अर्थीय स्वरूप निर्मित होता है, उससे कुछ और ही अर्थ व्यंजित होता है। इसी श्रेणी में किसी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां भी आ जाती हैं, जिनका अर्थ भाषा में कहे गए शब्दों से भिन्न होता है। जैसे चेहरा पीला पड़ जाना, आंखें लाल हो जाना, भवें टेढ़ी होना, चेहरा सफेद पड़ जाना तथा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक अनार 100 बीमार, नानी के सामने ननिहाल का बखान जैसी लोकोक्तियां। इन प्रयोगों में हम देख रहे हैं कि भिन्न अर्थ की छवि है, जिन्हें सामाजिक प्रयोग के आधार पर ही समझा और परखा जा सकता है। इसे ही पाठ विश्लेषकों ने स्थानिक संसक्ति, लोकल कोहेजन का नाम दिया है। चौथा, स्थानिक संसक्ति के विपरीत व्यापक संसक्ति भी, एलोबोरेटेड कोहेजन भी पाठ विश्लेषण का एक प्रमुख अंग है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से वृत्ति और दृष्टिकोण को केंद्र में रखा गया है। कई विद्वान इसके अंतर्गत अभिवृत्ति, एटीट्यूड को भी स्थान देते हैं। व्यापक संसक्ति का संबंध समाज सांस्कृतिक पक्ष से अधिक होता है, संभवतः इसीलिए इसे व्यापक संसक्ति कहा गया है। अर्थात यहाँ भाषा और समाज सांस्कृतिक तत्वों में संसक्ति दिखाई देती है। जैसे हिंदी के अभिवादन, आशीर्वाद देने की प्रविधियां, किसी का स्वागत करने वाली अभिव्यक्तियां, विनम्रता और शिष्टाचार दर्शाने वाले भाषा प्रयोगों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। इसके साथ ही संस्कृति से संबंधित मिथकीय और आचरण संबंधी भाषिक प्रयोगों को भी साहित्यिक पाठ में संसक्ति के अंतर्गत परखा जाता है। जैसे गंगा जली उठाना, गंगा नहाना, कलश पूजना, नरक भोगना, पार उतरना, तर जाना आदि प्रयोग। इनके अतिरिक्त हिंदी भाषा में मिथकों का भी एक बड़ा संसार है, जिसकी संसक्ति वाचिक और लिखित दोनों परंपराओं में समान रूप से हमें मिलती है। उदाहरण के लिए शिव पार्वती या राम सीता का आदर्श पति पत्नी के रूप में स्थान, भरत लक्ष्मण का आदर्श भाई के रूप में स्थान, और कंस तथा रावण का असत्य के प्रतीक के रूप में, या दुर्गा का शक्ति के प्रतीक के रूप में, गंगा का तारणहारी के रूप में, आदि आदि। इस प्रकार के अनेक ऐसे मिथकीय प्रयोग हिंदी में हैं जो भाषा के सामान्य और सृजनात्मक दोनों पाठों में संसक्त होकर भिन्न अर्थ देते हैं और खोलते हैं। इसी प्रकार आचरण संबंधी भाषिक तत्व भी भाषा के भीतर ही संसक्त होते हैं। जैसे चरणामृत, प्रसाद, भोग, आरती, भजन, कीर्तन, जलाभिषेक आदि। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ में आधारभूत तत्व है संसक्ति, जो व्याकरण के स्तर पर भी, सृजनात्मकता के स्तर पर भी, सांस्कृतिक सामाजिक स्तर पर भी, और मिथकीय स्तर पर भी, और शैलीय स्तर पर भी हमें
मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ संशक्ति के आयाम भी बहुविध रूप में भाषा में समन्वित होते हैं। इस प्रकार भाषा में अथवा पाठ के घटक में वाक्यों के बीच ये संशक्ति और इनकी अन्विति भी हमें प्रतीत होती है। भाषा की आयाम बहुलता और उनकी प्रतीकवत्ता जिस पाठ में निहित होती है वो अनेक स्तरों पर सिद्ध संशक्ति द्वारा ही संभव हो पाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए पाठ विश्लेषण की यह मान्यता है कि भाषिक इकाइयों तथा उनकी श्रेणी में संशक्ति प्राकृतिक रूप में स्थित रहती है, अर्थात ये किसी भी भाषा का प्राकृतिक गुण है जो संशक्ति द्वारा पाठ निर्माण में सहायक होता है। इन्हें पाठ विश्लेषक अर्थ और मंतव्य की दृष्टि से विवेचित करता है। पाठ की सीमा के भीतर वाक्यों के बीच का संबंध, पाठ की अपनी संरचना तथा बाह्य आयामों समाज सांस्कृतिक के बीच का संबंध ही वास्तव में पाठ संशक्ति का मूलाधार है। इस पूरी धारणा में हमने देखा कि शैली की पाठ धर्मिता प्रकट होती है। शैली अर्थात भाषा के विविध पक्षों की संशक्ति। इस प्रकार ये भी हम कह सकते हैं कि पाठ का धर्म या गुण संशक्ति ही है। इसीलिए शैली विज्ञान, पाठ विश्लेषण और प्रोक्ति विज्ञान में संशक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि भाषा संशक्ति या पाठ संशक्ति एक प्रकार से व्याकरणिक विश्लेषण की भी मांग करती है, शैलीय विश्लेषण की भी मांग करती है, मिथकीय विश्लेषण की भी मांग करती है, और इसके साथ ही वह उन समाज सांस्कृतिक संबंधों को विवेचित करने की भी मांग करती है जिनके आधार पर भाषा का व्यावहारिक रूप पाठों में उभर कर हमें दिखाई देता है। यही वजह है कि आज शैली विज्ञान भाषा संशक्ति की दृष्टि से एक बहुत ही प्रमुख और प्रभावशाली अध्ययन दृष्टि बन चुका है, जिसमें हम न केवल भाषा के विविध रूपों या पक्षों की चर्चा करते हैं, बल्कि कैसे भाषा के विविध तत्व एक दूसरे से संयुक्त होकर, एक दूसरे से संसक्त होकर अर्थ की, भावनाओं की, संवेदनाओं की, या कहें पूरे अर्थ संसार की एक नई छवि हमारे सामने लाते हैं। इसी दृष्टि से जब भी पाठ की चर्चा होती है तो पाठ संशक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और उन घटकों को अत्यंत विवेचनीय ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिनकी इस विचार विमर्श के प्रारंभ में 4 बिंदुओं में हमने समेटकर समक्ष आपके रखा था। हम ये देख रहे हैं कि भाषा की संशक्ति क्रमशः पाठ की संशक्ति में बदलती है और पाठ की संशक्ति के अंतर्गत सामाजिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व और शैलीय तत्व भी मिलकर एक ऐसा बहुआयामी स्वरूप हमारे सामने रखते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये भाषा का संशक्ति वाचिक रूप है। इस पर ध्यान दें, संशक्ति वाचिक रूप का तात्पर्य है लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के भाषा संप्रेषण में भाषिक तत्वों का ऐसा संयोजन जो अर्थ की नई छवियां हमारे सामने प्रस्तुत करता है।
एक बात यहाँ ये भी ध्यान देने की है कि भाषा संशक्ति या पाठ संशक्ति में प्रयोक्ता की अभिवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिवृत्ति का तात्पर्य है कि हम किसी बात को किस रूप में या किस प्रकार संयोजित करके कहना चाहते हैं, उसमें हम भाषा के किन तत्वों को किस प्रकार संसक्त करेंगे। क्या हम अपनी बात सामान्य धरातल पर कह रहे हैं या उसे हम व्यंग के टोन में कह रहे हैं, क्या हम उसे किसी को दुलराने के लिए कह रहे हैं या किसी को क्रोधित होकर समझाने के लिए कह रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये जब हमारा या प्रयोक्ता की अभिवृत्ति स्पष्ट होती है तो निश्चित ही अभिवृत्ति के बदलने से भाषा संशक्ति का, पाठ संशक्ति का स्वरूप भी बदल जाता है। इसीलिए पाठ विश्लेषण या पाठ संशक्ति पर विचार करने वालों ने अभिवृत्ति को या प्रयोक्ता की अभिवृत्ति को बहुत केंद्रीय स्थान दिया है। इस केंद्रीयता के कारण ही यह भी प्रमाणित हुआ कि जो विभिन्न प्रकार के पाठ साहित्यिक धरातल पर हमारे सामने उपस्थित हैं, उनमें जो भाषा संशक्ति हमें मिलती है उसके पीछे लेखक की धारणा, उसका एटीट्यूड और उसकी जो मनोवृत्ति है भाषा के प्रति, वह उभर कर सामने आती है। हम देखते हैं कि जब प्रसाद जैसे कवि कामायनी लिखते हैं तो उनका जो एटीट्यूड है, जो अभिवृत्ति है, वो ऐसी भाषाओं की संशक्ति की ओर जाती है जो संस्कृत निष्ठ है, जो मिथकीय है। और उसी के विपरीत जब वो आंसू जैसा ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें क्योंकि भावनाएं प्रमुख हैं, दुख का भाव प्रमुख है, विरह और वैराग्य की अभिव्यक्ति है, इसलिए वहां जो उनका भाषिक एटीट्यूड है या भाषिक अभिवृत्ति है वो पूरी तरह भावात्मक बन गई है। और इसीलिए छंदों का चुनाव भी प्रसाद इन रचनाओं में भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। ऐसा हर एक पाठ में होता है, चाहे आप कविता के पाठ ले लीजिए किसी भी कवि के, या आप किसी कहानी के पाठ ले लीजिए, आप प्रेमचंद की 4 कहानियां ले लीजिए, चारों में जो भाषा संशक्ति के प्रति प्रेमचंद की अभिवृत्ति है वो आपको हर कहानी में भिन्न भिन्न मिलेगी। ईदगाह में एक प्रकार से भाषा संशक्ति होती है जहां उर्दू भी हमारे सामने प्रमुख रूप से आ जाती है। उसके विपरीत रामलीला में एक तरह का जो हमारे संस्कारगत जुड़ी हुई भाषा की संशक्ति है वो हमें उभर कर दिखाई देने लगती है। इसी तरह पूस की रात या कफन आदि में हमें शोषण और शोषक की जो स्थितियां हैं या जो एक प्रकार का दुख है वो अभिव्यक्त होता है। वहां भाषा के तत्व अलग तरह से संयोजित मिलते हैं। निराला की हमने बात की, निराला की अलग अलग रचनाएं क्योंकि अलग अलग भाव भूमि पर रची गई हैं, इसलिए उनका भी जो एटीट्यूड की दृष्टि से भाषिक संशक्ति है वो एकदम भिन्न है। और इतनी भिन्न होती हैं ये संशक्ति परक स्थितियां कि इन्हें एक निगाह में ही आसानी से देखा पहचाना जा सकता है, लेकिन इनका गहन विश्लेषण पाठ विश्लेषण के ही माध्यम से हो सकता है। इसीलिए पाठ संशक्ति को पाठ विश्लेषण के क्षेत्र में बहुत ही केंद्रीय भूमिका दी गई है। और ये भूमिका इसलिए भी दी गई है कि हम अपने मौखिक व्यवहार को भी, मौखिक भाषिक व्यवहार को भी और साहित्यिक लेखन में जो भाषिक सर्जनात्मक भाषिक व्यवहार होता है उसे भी बहुत ही गंभीरता, गहराई और वैज्ञानिक ढंग से देख सकें।